हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। देखिए, हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। इस योजना को 2 माह यानी मई और जून 2021 के लिए पुनः शुरू किया गया है, क्योंकि महामारी के कारण देश की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना काफी प्रभावित हुई है और कई राज्यों ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह अप्रैल, मई, जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि अप्रैल 2021 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर से शुरू कर दिया था। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 मई 2021 किस प्रसिद्ध भाषा के साहित्यकार सआदत हसन मंटो की 109वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी बंगाली। देखिए, 11 मई 2021 को प्रसिद्ध साहित्यकार सआदत हसन मंटो की 109वीं जयंती मनाई गई। सआदत हसन मंटो को सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और उर्दू में सबसे विवादास्पद लघु कथाकार माना जाता है। 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना जिले में संबरला में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे मंटो ने लघु कहानियों के 22 संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह और फिल्मों के लिए कई स्क्रिप्ट लिखे हैं। मंटो ने अपनी कहानियों और रचनाओं के माध्यम से विभाजन और उसके दर्द को लिखा। उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1935 में मंटो बॉम्बे चले गए और वहां उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका पारस में काम किया। उनके उपन्यासों और रचनाओं ने साहित्य जगत में उथल पुथल मचा दिया और इसी कारण उन्हें अश्लील साहित्यकार भी कहा गया। इसी वजह से उन पर कई बार मुकदमे चलाए गए और पाकिस्तान में उन्हें 3 महीने के कारावास और 300 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। बाद में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 1955 को पाकिस्तान में मंटो का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हक्की फिक्की जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, हक्की पिक्की जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति लोग हैं। इन्हें गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवारा 4 वंश है। ये कई दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ साथ बागरी बोली भी बोलते हैं, जो गुजराती के समान है। हिक्की पिक्की का अर्थ कन्नड़ में पक्षी पकड़ने वाले से है। यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है। हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय का एक समृद्ध इतिहास है। इनका पैतृक संबंध महाराणा प्रताप सिंह के साथ होने का दावा किया जाता है। हिक्की पिक्की एक क्षेत्रीय या योद्धा आदिवासी समुदाय है, जिन्हें मुगलों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में पलायन करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से केंद्र शासित क्षेत्र में 19 जून 2021 से सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। देखिए, केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में 19 जून 2021 से सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेहमनाला में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव में प्रतिवर्ष देश भर से सैकड़ों पर्यटक शामिल होंगे।
इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही इस महोत्सव जो है यो आम जनमानस को सिंधु नदी के बारे में जागरूक करता है और देश की सांप्रदायिक एकता के प्रतीक के रूप में इसके महत्व को बढ़ावा देता है। ज्ञात हो कि सिंधु नदी को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जल प्रणालियों में से एक है। इसे विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है और इसमें कुल बहाव क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा भारत और पाकिस्तान में है। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और व्यास के साथ संगम पाकिस्तान में होता है। भारत और पाकिस्तान में नदी किनारे रहने वाले अधिकांश लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं और सिंचाई आदि के लिए इसी नदी तंत्र पर निर्भर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जिम और स्पेस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जिम स्पेस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिशन के वर्ष 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक्जिम और मिशन 1 के रूप में नामित इस अंतरिक्ष उड़ान को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कुल 8 दिन बिताने का अवसर मिलेगा। विदित हो कि नासा ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था विकसित करने संबंधी अपनी योजना के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन सहित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए खोल दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को बच्चों में कौन से कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण करने हेतु मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन बी सिनोफार्म, ऑप्शन डी फाइजर। देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को बच्चों में कोवैक्सीन का परीक्षण करने हेतु मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के विरुद्ध भारत के सामूहिक टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल होने वाले 2 कोविड-19 टीकों में से एक है, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। यह भारत का एकमात्र स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है। वर्तमान में कोवैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। अब भारत बायोटेक द्वारा 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच कोवैक्सीन के नैदानिक परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस परीक्षण के दौरान इस आयु वर्ग के वैक्सीन से सुरक्षा, इसके प्रतिकूल प्रभावों और उसकी प्रतिरक्षा क्षमता संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोवैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोपाल कुमार, ऑप्शन बी राजेश खुल्लर, ऑप्शन सी सुधीर सीतापति, ऑप्शन डी पद्म कुमार माधवन नायर। देखिए, पद्म कुमार माधवन नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। पद्म कुमार नायर वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप में के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। ज्ञात हो कि भारतीय बैंक संघ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के गठन की अगुवाई कर रहा है। 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की मूल बकाया राशि वाली दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, जिनका समग्र मूल्य तकरीबन 1.50 लाख करोड़ रुपए है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्म कुमार माधवन नायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी डॉक्टर अमृता सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर कल्पना त्यागी, ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर रेशमा खातून। देखिए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित सैयद जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है।
पहली महिला भारतीय बन गई है। मुंबई में जन्मी इस प्रोफेसर ने पहली पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए एक सम्मान जीता है। इसे वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर ताहिरा एक अमेरिकी नागरिक है जो भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुई और दक्षिण मुंबई में बड़ी हुई। उन्हें इस महीने के अंत में अबू धाबी में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 15वें शेख जायद पुरस्कार के बारे में बात करें तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन तो ये जो है आपका अबू धाबी सांस्कृतिक विभाग प्रतिवर्ष शेख जायद पुस्तक पुरस्कार के साथ अरबी साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। शेख जायद पुरस्कार को अरबी दुनिया के नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य अरब दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे शक्तिशाली, उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करना है। यह पुरस्कार अरब लेखकों, बुद्धिजीवियों, प्रकाशकों और युवा प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है जिनके लेखन और मानविकी के अनुवादों ने विद्वतापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से अरब सांस्कृतिक, साहित्य और सामाजिक जीवन का समृद्ध किया है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख वास्तुकार शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की याद में शुरू किया गया था। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान वर्ष 1971 से 2004 तक अर्थात 30 वर्षों से अधिक समय तक अबू धाबी के आधिकारिक शासक और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था। यह दुनिया के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है क्योंकि इसमें DH 7 करोड़ का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितनी दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 12.1%, ऑप्शन सी 11.5%, ऑप्शन डी 10.1%। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 11 मई 2021 को यह सूचित किया है कि वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह देश दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। हालांकि इस वैश्विक एजेंसी ने आगाह किया है कि वर्ष 2021 में भारत के विकास का अनुमान लगाना अत्यधिक अस्थिर रहा क्योंकि वह महामारी का नया केंद्र रहा। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और पूर्वानुमान के अपने मध्य वर्ष के अद्यतन में जो पहली बार जनवरी 2021 में जारी किया गया था, यह अनुमान लगाया है कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1% की दर से बढ़ेगी। भारत के लिए अपनी जनवरी की रिपोर्ट में 5.9 की वृद्धि का अनुमान लगाया। पूर्वानुमानित 10.1% विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी जो कि चीन से भी आगे होगी। चीन की अर्थव्यवस्था के 5.8 की दर से बढ़ने का अनुमान है और यह वर्ष 2021 में 8.2 से बड़ी मंदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश के लिए नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को मंजूरी दी गई है। हालांकि पूर्व में पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के संबंध में चिंता व्यक्त की थी, लेकिन समिति ने अब इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों व क्षेत्रों यथा ग्रेट निकोबार द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप आदि के लिए विकासात्मक परियोजना का मॉडल बनाया है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद से नीति आयोग ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए विकासात्मक परियोजना का मॉडल बनाया था। इसके लिए नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट की भी पेश किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने नीति आयोग के विकासात्मक परियोजना के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, अस्पताल, विशेष वन रिसोर्ट आदि सेवाएं विकसित की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।